नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डिजिटल आंसर शीट इवैल्यूएशन को लेकर उठे सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग कॉन्ट्रैक्ट की जांच शुरू कर दी है। मंत्रालय ने क्वाम्प्ट एडुटेक को दिए गए ठेके की प्रक्रिया और उससे जुड़े फैसलों पर बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और छात्रों की आंसर शीट मूल्यांकन संबंधी शिकायतों के बाद मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया है। हालांकि सीबीएसई ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ठेका सरकारी खरीद और वित्तीय नियमों के तहत पारदर्शी प्रक्रिया से दिया गया था। इस बीच रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल में आई तकनीकी दिक्कतों ने भी विवाद को और बढ़ा दिया है। बोर्ड का कहना है कि पोर्टल पर लगातार अनाधिकृत हस्तक्षेप और हैकिंग की कोशिशों के कारण समस्याएं सामने आई। मामले को लेकर राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भी सवाल उठाए। वहीं सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम टेंडर विवाद पर शिक्षा मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच मंत्रालय ने बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के अनुसार मामले में जिम्मेदारी तय होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। विवाद क्वाम्प्ट एडुटेक को दिए गए ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर खड़ा हुआ है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया और डिजिटल आंसर शीट मूल्यांकन व्यवस्था में कई सवाल उठे हैं। वहीं सीबीएसई ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ठेका निर्धारित सरकारी नियमों और वित्तीय प्रक्रियाओं के तहत पारदर्शी तरीके से दिया गया था। इस बीच रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल में आई तकनीकी दिक्कतों और छात्रों की शिकायतों के मामले को और भी चर्चाओं में ला दिया है। शिक्षा मंत्रालय पूरे प्रकरण की जाँच कर रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना भी इस पूरे प्रकरण में दिखाई दे रही है। सीबीएसई ओएसएम टेंडर विवाद पर मंत्रालय की तरफ से जांच को तेज कर दिया गया है। डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की तरफ से भी एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया गया जिसमें इस पूरी मूल्यांकन प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए गए। राहुल गांधी ने कई तरह के सवाल यहां पर उठाए हैं, जिसके बाद अब यह पूरा मामला और ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, सीबीएसई ओएसएम टेंडर विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली जांच के घेरे में है और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बड़ा अचंभित कर देने वाला मामला है भाई। ये तो कोई ये प्रतियोगी परीक्षा नहीं है ना, ये एकेडमिक परीक्षा है। कम से कम इसमें तो जो बच्चों की मेहनत है वो कम से कम पारदर्शी तरीके से सामने होनी चाहिए। अब राहुल गांधी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उसमें अगर आप कुछ ऐसे देखो जिसमें काफी ब्लैंक है और उसमें नंबर दे दिए गए। और जिस डिजिटल की बात आप कर रहे हो उसके वैल्यूएशन वाली जो बच्चे मांग रहे हैं कि हमारी जो मूल कॉपी है उसको दो, उस पे आपने चार्ज लगा दिया, किसी पे 100 रुपए, किसी पे 200 रुपए। और ऐसे 25 लाख बच्चों ने अपनी कॉपी को मांगा है और एक कॉपी का 100 रुपए चार्ज किया जाएगा। अब 25 लाख इंटू अगर आप 100 से आप करो तो कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है। एक इतनी बड़ी अमाउंट भी उसका होगा क्या? आप इसका टकार जाओगे भाई। ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है, वो डिजिटल कॉपी आपको किसी ने आपसे मेल पे मांगी है, धन से आप मेल कर दो। अगर व्हाट्सएप अगर डाटा किसी से मांगा है, डिजिटल डाटा अगर मांगा तो आपको उसी माध्यम से आप उनको फॉरवर्ड कर दो। उसमें ये तो है नहीं कि आपको उस कॉपी को डाक में पहुंचानी पड़ेगी, डाक का खर्चा है, उसमें डाक टिकट लगाना पड़ेगा। ये सारे खर्चे बच रहे हैं ना बच्चों के। उसके बावजूद भी आप इस तरीके से कर रहे हैं। चलो ये तो हो गया, अनाप शनाप आप बच्चों से शुल्क ले रहे हो। दूसरी बात ये है जो मूल्यांकन जिसकी आप बात कर रहे हो, एक कभी पहले मैनुअल होता था। मैनुअल में क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर जब वो जो चेकर होता था उसकी जांच करता था तो उसमें पता चला 10 में 8 नंबर दे दिए। अब इसमें क्या है, अब वो प्रक्रिया बिल्कुल उलट हो गई है। आपको 8 नंबर देने, 10 में कहीं कहीं आपको 11 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं और वो उन बच्चों को दिए गए हैं जो पात्र नहीं है, जो अपात्र है, जिस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से नहीं आता है उस पे आपने उनको नंबर बढ़ा के दे दिए। क्या मतलब समझा जाए? मुझे जहां तक लगता है जो प्रतियोगी परीक्षा जितनी लीक हुई है, जो उसमें घोटाला, उससे महाघोटाला इसमें हुआ है जी।
बिल्कुल। और जिस तरीके से, लेकिन अगर पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें, क्योंकि जो पूरा का पूरा मूल्यांकन प्रणाली है वो अब जांच के घेरे में आ गया है, लेकिन सीबीएसई तो इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जो ये पूरी प्रक्रिया थी वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की गई, किसी तरह का कोई घपला इस पूरे डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में नहीं है, और सीबीएसई लगातार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, मुझे लग रहा है एक एक एजेंसी सारी ढीठ होती जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि वही वाली बात आ गई है, एक पेशेंट अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी हॉस्पिटल में, तो मरीज तो मर जाता है और डॉक्टर कह रहा है मरा नहीं है, सांसें रुक गई हैं। अब जिस तरीके से एनटीए ने पूरे नीट के मामले में कह दिया है, पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ जो क्वेश्चन है वो बाहर आ गए थे। अब आप इसको क्या कहोगे? अब वो कह रहे हैं हम तो नहीं मानेंगे, इसको लीक हुआ है। सीबीआई अगर कहेगी तो मान लेंगे लीक हो गया है। तो एक एजेंसी जब अपने ऊपर इस तरीके से बचाव के लिए कहती है नहीं हमने कोई गलत नहीं करा, तो फिर सीबीएसई भी उसी रास्ते पे चल पड़ी है, उसी धर्मे पे चल पड़ी है। यहाँ साहिल जी, सरकारों की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो मुझे लगता कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। ये सारा का सारा शिक्षा मंत्री के होल्ड में ही है, शिक्षा मंत्रालय के होल्ड में है। वो कहें कि आप इस गैर जिम्मेदाराना जवाब आप कैसे दे सकते हो कि हमने ऐसे किया ही नहीं। अरे आपने किया, आपके सामने जिंदा सबूत ये रहा। ये डिजिटल नहीं है, ये मैनुअल तरीके से डाटा हमारे पास आ गया है कि आपने मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आपने गड़बड़ा दी है, और ये रहा, ये सबूत रहा आपके पास। तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब होता क्या है, जिस कंपनी के ऊपर या जिस एजेंसी के ऊपर कोई इस तरीके से आरोप लगते हैं, वो सरकार की बैकडोर में जाके अपने बचाव में लग जाते हैं, और सरकार भी वैसी कर रही है। एनटीए को बचा लिया, एनटीए के चेयरमैन है जोशी साहब, उनको पूरी तरीके से बचा लिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3-4 महीने के बाद उनको हटा के किसी और मंत्रालय में ओएसडी वगैरह कुछ बना दिया जाएगा। जो पिछले 2024 में जो एनटीए का जो लीकेज हुआ था, उस समय जो अवोध कुमार सिंह थे, उनको उठा के इतने बड़े विभाग में वहां पे उनको एडिशनल बना दिया। तो यही यहाँ पे होगा। तो जवाबदेही किसी की नहीं है। अब इसी के मामलों के लेके जितने यूट्यूबर टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो पूरे के पूरे उफान पे आ गए हैं। सरकार के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, पूरी व्यवस्था के खिलाफ और पूरी मूल्यांकन विधि के खिलाफ सड़कों पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ठाकुर साहब, अगर सब चीज़ों को दरकिनार भी कर दिया जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जो है इस पूरी जो प्रकरण निकल कर सामने आया उसमें, वो छात्रों का है और उनके अभिभावकों का है। जो जिस तरीके से ये पूरी की पूरी जांच प्रणाली की बात की जाए, वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके अभिभावकों को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि अब कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, सबका अपनी अपनी तरफ से पल्ला झाड़ते हुए सब लोग नजर आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या सरकार हो। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये मामला कितना आगे जाता है या फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है, इस पर भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन इस तरीके के जो मामले होते हैं कुछ समय तक लाइमलाइट में रहते हैं और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी बनारस में क्या हुआ है, 2 कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया गया है। उनका आरोप ये है, वो एनटीए के खिलाफ और सीबीएसई के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। और इसी तरीके से जैसे बड़े बड़े जैसे अलक पांडे हो गए जो फिजिक्स वाले हैं, और दूसरे खान सर हो गए, इस टाइप के जो फेमस जितने भी यूट्यूबर जो टीचर हैं, उनके अकाउंट्स कल से पता चला लगातार सारे सस्पेंड किए जा रहे हैं। उनका भी आरोप यही है, वो सीबीएसई के खिलाफ बोल रहे हैं, एनटीए के खिलाफ बोल रहे हैं, लीकेज जितने पेपर हो रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। क्या ऐसा किसी फ्री डेमोक्रेसी में आपने कभी देखा था? जो छोटे बच्चों की जो परीक्षा कराई जाती है, मैं प्रतियोगी परीक्षा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एकेडमिक स्तर की बात कर रहा हूँ। एकेडमिक स्तर में जो बोर्ड जिनको हम कहते हैं, हाई स्कूल हो गया, उसमें 12th हो गया, उनमें बच्चों में जो बच्चा बहुत अच्छा करके आया है, जो एलिजिबल है, ठीक है, उसको उठा के उसके जगह पे अनएलिजिबल जो बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता है, उसके नंबर उसको दे रहे हैं, उसके नंबर उसको दे रहे हैं। तो ये बच्चा जब पढ़ाकू किस्म का जो बच्चा होता है, उसने कहा है कि मैंने फलाना क्वेश्चन बहुत बढ़िया करा, 10 में 10 नंबर मेरे आएंगे,
और वो पूरी बात इस बात को लेके श्योर है। और जब पता चलता है, उसका रिजल्ट आता है, उसके 10 में 2 नंबर आए हैं। अब वो बच्चा फिर क्या कर रहा है, वो अपनी मूल्यांकन करने के लिए, अपनी कॉपी को रीचेक करवाने के लिए रीवैल्यूएट करवाना चाह रहा है सीबीएसई से। सीबीएसई कह रही है आप हमें पैसा दो, तब हम आपको डिजिटल डाटा को उपलब्ध कराएंगे। जब डिजिटल डाटा उसके पास आ रहा है, जब वो जांच कर रहा है, उसके 10 में 10 नंबर है। बिल्कुल। अब ये तो बहुत बड़ी गलती है ना। शिक्षा मंत्री कैसे बच जाएंगे फिर? अब शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, वो लगभग 4-5 दिन से कुंडी बंद करके अंदर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, पूरे माहौल पे देख रहे हैं कि भाई टीवी पे क्या चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है। उस पे नहीं जा रहे हैं, वो ये जा रहे हैं कि हमारे खिलाफ कौन सा इंस्टीट्यूट बोल रहा है और कौन सा शिक्षक बोल रहा है, उसकी बोलती बंद करने के लिए उसका इंस्टीट्यूट बंद कर दो, और वही कल से किया जा रहा है जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सीबीएसई ओएसएम टेंडर विवाद पर मंत्रालय सख्त नज़र आ रहा है। डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली जांच के घेरे में है और लगातार देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और उसके बाद से ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कथित सिग्नेचर फर्जीवाड़ा मामले की जांच कर रही सीआईडी ने अब तक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 13 विधायकों के बयान दर्ज कर लिए हैं। जांच के दौरान 3 विधायकों ने दावा किया कि 6 मई की बैठक के रजिस्टर में मौजूद हस्ताक्षर उनके नहीं है। मामले में सीआईडी ने टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर संबंधित बैठक का रजिस्टर पेश करने को कहा है। यह मामला विधानसभा में विपक्ष के नेता, उपनेता और चीफ व्हिप की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव में कथित गड़बड़ी और फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों से जुड़ा है। 2 टीएमसी विधायकों का दावा है कि 6 मई को कोई बैठक नहीं हुई थी और उन्होंने रजिस्टर पर 19 मई को हस्ताक्षर किए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 6 मई की तारीख वाला प्रस्ताव बाद में तैयार किया गया और उसमें कई हस्ताक्षर ब्लॉक लेटर में किए गए। विधानसभा के प्रधान सचिव की शिकायत पर 27 मई को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद सीआईडी ने जांच शुरू की है। वहीं केरल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव के दौरान एनडीए ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और वोट डालने से दूरी बनाए रखी। एनडीए नेताओं का कहना है कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और उससे जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर विशेष विरोध दर्ज कराने के लिए यह कदम उठाया। वहीं विधानसभा में सत्तारूढ़ मोर्चे और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस भी देखने को मिली। डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज रही, जबकि एनडीए के बहिष्कार ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 10 जून से राज्यव्यापी जन यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा के जरिए वो विभिन्न जिलों का दौरा कर जनता से सीधे संवाद करेंगे और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक जन यात्रा का उद्देश्य संगठन को और मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाना और आम जनता की समस्याओं को करीब से समझना है। यात्रा के दौरान डीके शिवकुमार कई जनसभाओं और बैठकों को भी संबोधित करेंगे। राज्य की राजनीति में इस जन यात्रा को कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान के रूप में देखा जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं की 8 जून को दिल्ली में बैठक होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गठबंधन के प्रमुख दलों के नेता शामिल हो सकते हैं और भाजपा के खिलाफ संयुक्त राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में आगामी चुनावों, संसद के मुद्दों और विपक्षी एकता को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। साथ ही विभिन्न राज्यों के राजनीतिक हालात और साझा कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने और आगे की रणनीति तय करने के उद्देश्य से इस बैठक को अहम माना जा रहा है। हालांकि बैठक के एजेंडे और शामिल होने वाले नेताओं को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये मुलाकात उनके पदभार संभालने के बाद शिष्टाचार भेंट के तौर पर हुई। बैठक के दौरान रक्षा और सैन्य मामलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने एनएस राजा सुब्रमणी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, साथ ही संयुक्त सैन्य क्षमता और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब देश की रक्षा तैयारियों और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलें की जा रही है। वहीं सरकारी कार्यक्रमों में पूरा वंदे मातरम गाने के फैसले को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले बिना किसी ठोस आवश्यकता के थोपे जा रहे हैं और इसके अनावश्यक विवाद पैदा होने की उम्मीद है।
तो थरूर का कहना है कि वंदे मातरम देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक है, लेकिन इसे अनिवार्य बनाने के बजाय लोगों की भावनाओं और विविधताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर व्यापक सहमति और संवाद की जरूरत बताई। सरकारी कार्यक्रमों में पूरे वंदे मातरम के गायन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर विभिन्न दलों और संगठनों की ओर से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं तुषार शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सोमवार को जांच एजेंसी ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर की छत पर 80 किलो की डमी के साथ सीन रिक्रिएट किया। वहीं ये वही स्थान है जहां 12 मई को ट्विशा का शव मिला था। इस दौरान पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह मौजूद रही। दोनों फिलहाल सीबीआई रिमांड पर हैं। जांच एजेंसी का मुख्य फोकस ट्विशा और समर्थ के वैवाहिक संबंधों में आए तनाव और घटना वाली रात की पूरी टाइमलाइन को समझने पर है। सीबीआई ने समर्थ से दाम्पत्य जीवन में विवाद, कथित मारपीट और 22 अप्रैल को ट्विशा के परिजनों के भोपाल आने को लेकर सवाल किए। वहीं गिरिबाला सिंह से रात 9:40 से 10:20 के बीच के घटनाक्रम की मिनट दर मिनट जानकारी मांगी गई है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दोनों के बयानों में कई बिंदुओं पर विरोधाभास सामने आए हैं। जांच एजेंसी फांसी के फंदे पर लटके होने की जानकारी मिलने से लेकर ट्विशा को अस्पताल पहुंचाने तक की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। इसके अलावा दिल्ली में ट्विशा के परिजनों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर वैवाहिक संबंधों और डिजिटल बातचीत से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति में बड़ा बदलाव करते हुए कुछ आयातित उत्पादों पर शुल्क 25% से घटाकर 15% तक कर दिया है। इस फैसले से उन उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से ऊंचे आयात शुल्क के कारण लागत बढ़ने की समस्या का सामना कर रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ में कटौती से विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है। इससे आयात लगभग कम होने के साथ सप्लाई चेन पर दबाव भी घटेगा और कारोबार को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की संभावना है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम वैश्विक व्यापार और अमेरिकी उद्योगों के बीच संतुलन बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस फैसले का वास्तविक असर संबंधित क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा। वहीं अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 323 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। यह प्रकोप इबोला के दुर्लभ बंडी बुगियो स्ट्रेन के कारण फैला है, जिसके लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों, बड़े पैमाने पर विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के कारण संक्रमण को नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इस बीच WHO, अफ्रीका, CDC और कई देशों ने राहत एवं चिकित्सा सहायता बढ़ा दी है। अधिकारियों को आशंका है कि आने वाले दिनों में मामलों की संख्या और बढ़ सकती है, इसलिए निगरानी, जांच और उपचार अभियान को तेज किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।